बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट और आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि पंजाब बुक की जो न्यू एडिशन है 2025 की, उसके ऊपर जो है वो मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। तो बेटा आज की अब मेरी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन फाइल देखने को मिलेगी। तो आज की मैंने अपनी इस वीडियो में जो न्यू एडिशन आई है पंजाब की बुक 9th क्लास की 2025 की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व आउट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकर आप तक ये जो पूरे न्यू बुक के जो चैप्टर्स हैं 13, इनका जो है वो इजी वे में जाकर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू मुझसे समझ सकें और अपने तमाम जो कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियोस को ऑनलाइन वॉच किया करें, डाउनलोड करके मत वॉच किया करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो न्यू है और आपको पता है कि वॉच टाइम जो है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो आपसे बस जो है वो मुझे ये थोड़ी सी फेवर चाहिए थी। तो इसी तरह बेटा आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आपको मेरे चैनल के थ्रू जो है वो अपने मज़ीद जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्द जो है डिलीवर हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये जो वीडियो है ये पंजाब बोर्ड के जितने भी बोर्ड्स हैं सब के लिए जो न्यू एडिशन बुक है ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं सब में यही बुक जो है वो पढ़ाई जाएगी। अब 2025 की ये न्यू एडिशन बुक है, ठीक है। तो हमारी ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें आपको न्यू बुक जो है पंजाब की 2025 उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो बेटा जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसका जो है स्टार्ट करने से पहले आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगी, लेकिन इसी के साथ जो है वो रियल नंबर का कुछ जो आपकी बुक के ऊपर इंट्रोडक्शन बताया गया हुआ है, मैं ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताते चलूँगी। और आपने ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अगर आप गुजरांवाला के हैं या लाहौर के हैं, आप बस अपना बोर्ड चेक करें कि आप पंजाब बोर्ड के हैं। अगर बेटा पंजाब बोर्ड के आप हैं तो आपके लिए यही जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की 2024 की एडिशन यही है, ठीक है, जो आज आपको मेरी बुक पे मिल जाएगी। और आप अपनी बुक पे देख लें, लास्ट पे आपके पीसीटी भी लिखा हुआ है अगर आपके स्कूल वालों ने आपको रेफर कर दी है। तो जी बच्चा यहाँ पर देखें, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं ज़रा अपनी स्टडी की तरफ। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको रियल नंबर की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो गो थ्रू करवाऊंगी। आपकी बुक के ऊपर काफ़ी डिटेल से लिखी हुई है, लेकिन अंदर से जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स कर लिए हुए हैं ताकि वो बार बार देखने में या लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो बेटा जी यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री है हमारे पास फॉर एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न, ठीक है, कि एंशिएंट से वो मॉडर्न में कैसे आई। यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है जो हमारे पास, वो बेटा हमारे पास सुमेरियन ने बेटा काम किया था 4500 से 1900 बेस सेंचुरी तक। और ये बेटा उनकी जो बेस थी वो थी 60। अब बेस 60 का क्या मतलब होगा, अब हम बेस 60 से क्या मुराद ले सकते हैं। तो बेस 60 से मुराद ये होता है कि जैसे बेटा हमारी काउंटिंग है ना, हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक है बस। आगे हम अगर लाख बनाएं, अरब बनाएं, करोड़ बनाएं, जितना भी हम बनाएं वो हम इन्हीं 10 डिजिट्स के साथ जो है वो आगे आगे अपने जो नंबर्स हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास हमारी बेस है, जो काउंटिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो बेटा हमारी 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक है बस। तो वो 10 डिजिट्स की हमारे पास क्या है, बेस। इसी तरह की जो बेस थी ना वो सुमेरियंस की वो 60 थी। क्लियर, यानी कि उनके पास 60 डिजिट होते थे जिससे वो काउंटिंग बनाते थे। तो यहाँ पर बेटा अब हम पढ़ लेते हैं इजिप्टियंस की, और उनकी जो थी उनकी जो वर्किंग थी, ये जो लिखी हुई है ना ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं डेट्स। ये आपने बस यहाँ से यही गो थ्रू करना है कि रोमन्स थे, इंडियंस थे, सुमेरियंस थे, उनका कितना कितना उन्होंने काम किया मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो बेटा इजिप्टियंस ने जो था वो 3000 से 2000 तक किया, ठीक है, सेंचुरी तक उन्होंने काम किया। और इन्होंने ना जो हम अभी काउंटिंग यूज़ करते हैं ना 10, इन्होंने भी यही इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन इन्होंने इसके साथ जो है वो डेसिमल सिस्टम यूज़ सैम्बल किया, ठीक है। इन्होंने साथ सैम्बल को भी यूज़ किया और डेसिमल सिस्टम बताया इन्होंने, और उसकी भी बेस क्या थी, 10। क्लियर बेटा। अब ये देखें डिफरेंस है, सुमेरियंस का 60 बेस थी और इजिप्टियंस की जो है वो 10 बेस है, लेकिन ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है। और ये जो सैम्बल है वो भी ये सैम्बल यूज़ करती है। और इनकी ये जो डेट है ये भी आपने मस्ट जो है वो याद रखनी है। तो इसी तरह बेटा हम आ जाते हैं रोमन्स पर।
रोमन्स ने बेटा जो वर्किंग की थी वो थी 500 सेंचुरी से 500 सेंचुरी तक, ठीक है। इन्होंने ये जो अंदर 100 ईयर जो काम किया था अंदर अपना, ये जो 1 साल उन्होंने 100 साल काम किया इसके ऊपर। तो इन्होंने जो जितना भी मैथ इस दौरान दरियाफ्त किया ना, वो सारा का सारा था बेसिकली वो यूरोप में यूज़ होता था, ठीक है। रोमन्स की जितनी भी काउंटिंग थी मैथ के ऊपर, जितना भी उन्होंने वर्क किया इतने इस डेट से लेके इस डेट तक, वो सारा का सारा बेटा वो ना ज़्यादातर यूरोप में यूज़ हुआ, ठीक है। रोमन्स की जितनी वर्किंग है वो यूरोप में यूज़ हुई। तो बेटा इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा वर्किंग की मैथ्स के ऊपर। इनकी हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो है ना सारी की सारी ये जो जितनी भी वर्किंग है सुमेरियन की, गिप्टेंस की, रोमन्स की, इंडियंस की, ये सारी की सारी मूसा ख्वारिज़मी से पहले पहले की है, ठीक है। तो इंडियन ने जो वर्किंग की थी वो थी 500 से लेके 1200 तक इनकी वर्किंग थी इंडिया की बेटा। तो इंडिया ने जो बेसिकली इतनी वर्किंग के दरमियान में जो एक पॉइंट दरियाफ्त किया ना बेटा, वो था ज़ीरो, ठीक है। इंडिया ने जो था वो हमें ज़ीरो दिया, यानी कि काउंटिंग में जो बेसिकली ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया ना, हम इस तरह से कह सकते हैं कि ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया या डेसिमल में उसको कन्वर्ट किया, तो वो इंडियन की वर्किंग थी। क्लियर? जिस तरह बेटा इंडियन ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, उसने रोमन्स ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसी तरह अरब्स ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। तो अरब्स की जो वर्किंग टाइम था, जो उनका पीरियड था, वो स्टार्ट हुआ 800 से लेके 1500 तक, ठीक है। इतने टाइम के दौरान इन्होंने इतना काम किया मैथमेटिक्स के ऊपर। उनका जो अभी तक भी पूरी दुनिया में जो है वो मूसा ख्वारिज़मी से ऊपर अभी तक कोई मैथमेटिशियन नहीं है। बहुत ही ये नंबर 1 मैथमेटिशियन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैथ्स में इनकलाब बर्पा किया, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, तो ये अरब के थे। क्लियर? तो ये आप याद कर सकते हैं, ये मूसा ख्वारिज़मी का भी नेम याद कर सकते हैं, और ये इनकी वर्किंग डेट भी, ठीक है, इनका टाइम ड्यूरेशन भी। और इन्होंने क्या दरियाफ्त करवाया था बेटा, इन्होंने 0 to 9 जो आजकल काउंटिंग में यूज़ हो रहा है ना, हाँ आजकल जो हमारी काउंटिंग है वो 0 से 9 तक ही है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम 0 से 9 तक वर्ड्स लिखते हैं और आगे हमारे पास 10 आता है, तो 10 1 और 0 को मिला के बनता है ना, उस तरह 11 1 1 को मिला के बनता है। तो न्यू डिजिट तो कोई अंदर एंटर नहीं होता, न्यू डिजिट तो हमारे पास सिर्फ 0 to 9 ही है। क्लियर? देन बेटा जी हमारे पास आ जाते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 में हमारे पास है मॉडर्न इरा, यानी कि आजकल का ज़माना, मॉडर्न इरा जिस तरह का आज का ज़माना है। तो इसमें इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो 17th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट, यानी कि आज के दिन तक भी जो यूज़ हो रहा है, और आगे भी मॉडर्न है तो आगे भी यूज़ हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आगे भी यूज़ हो जब तक कोई नई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस होती। तो बेटा इन्होंने जो मॉडर्न इरा में हमें रिप्रेजेंट करवाया था, हम प्रेजेंट इरा में वो थे उसको हम मॉडर्न कह सकते हैं, बाइनरी कह सकते हैं, और हेक्साडेसिमल कह सकते हैं। अभी जैसे कि बेटा आप लोग 9th क्लास में हैं और आप पीछे 6 7 जो है वो पढ़ के आए होंगे, तो 6 7 में आपने कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट था आपका, उसमें आपने बाइनरी का वर्ड पढ़ा होगा और हेक्साडेसिमल का वर्ड पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास जो मॉडर्न इरा में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ना, वो बाइनरी और हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और ये ज़्यादातर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये वर्किंग जो है ये मॉडर्न इरा की, ये ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की हिस्ट्री बेटा, ये हमने आपकी बुक के ऊपर ही ये सारी बताई गई हैं, तो उन्हीं में से मैंने बेसिक पॉइंट्स लेकर यहाँ पर मेंशन कर लिए थे, ताकि यहाँ से हम क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पता चल जाए। क्लियर बेटा जी? तो इस बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरे इस चैनल के थ्रू अपनी जो न्यू बुक है 2025 की न्यू एडिशन मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड, इसके कंप्लीट लेक्चर जो है वो बहुत जल्द मिल जाएंगे, और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बेटा जी वीडियो जो है वो ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसी के साथ बेटा जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट आगे जैसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम नई से नई चीज़ पढ़ें। यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो चाहे बेटा आपके पास रैशनल नंबर लिखा आया हो या क्यू लिखा आया हो, तो उसका एक ही मतलब है, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में क्यू का जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्यू जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम जो है वो रैशनल नंबर की हिस्ट्री को रीड आउट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q और q डज नॉट इक्वल टू 0।
अगर बेटा हमारे पास इसको हम बोलते हैं पी को नोमिनेटर और क्यू को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो वैल्यू डिवाइड होने वाली होती है अगर वही ज़ीरो हो जाए तो वो तो अनडिफाइन हो जाता है ना। तो ये अगर क्यू ज़ीरो नहीं होगा, वैल्यू अनडिफाइन नहीं होगी, तो वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। क्लियर। और जो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा वो हमारे पास क्या होगा रैशनल नंबर। और नीचे जो है वो हम कुछ जो है अपने रैशनल नंबर की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और आपने ये याद रखना है कि जो रैशनल नंबर है हमारे पास वो हमारे हकीकी नंबर होते हैं, ठीक है, जो वाकई डेली रूटीन में डेली लाइफ में हम जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता है। क्लियर बेटा जी। यहाँ पर देखिए आपने ये शुरू से ही पढ़ा है 1 क्लास से, जैसे कि जैसे जैसे लेवल अबव होता है वैसे वैसे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेचुरल नंबर का मतलब होता है कुदरती नंबर। इसमें हमारे पास बेटा 1 से लेकर आगे तक जितनी गिनती होती है ये चलते जाते हैं, ठीक है, 1 से लेकर। नेचुरल नंबर में होल नंबर में बेटा फ़र्क ये होता है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, ठीक है, और होल नंबर में 0 भी होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और बाकी ये सेम टू सेम ही होते हैं। वैसी वर्डिंग जैसे इनकी काउंटिंग चलती जाएगी इस तरह ये भी काउंटिंग जहाँ तक एंड नहीं होता वहाँ तक हम काउंटिंग लिख सकते हैं, वो सारी सारी होल नंबर होगी। और बेटा इसी तरह अगर हम देखें अपनी इंटीजर वैल्यू को, तो इंटीजर वैल्यू भी सेम मतलब आप होल नंबर कह लें, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं किसी के साथ भी माइनस साइन नहीं होता, ठीक है। विदाउट माइनस, विदाउट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या होती है होल नंबर। और इंटीजर में बेटा हमारे पास माइनस वाली वैल्यू और प्लस वाली भी वैल्यू होती है। क्लियर। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखें बेटा जो है हमारे पास P/Q जो है वो हमारे पास एलिमेंट है Z का, ठीक है। यानी कि इनमें P और Q में कोई भी वैल्यू आ सकती है, माइनस में इसलिए ये जो है ये होल साइड जिसका क्या आ जाएगा ये Z आ जाएगा। क्लियर। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं बेटा यहाँ पर इसकी रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर में लिखा हुआ है 5/2, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म हो सकती है ना हमारे पास, कोई भी बेटा आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर। किसी किस्म की भी कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास क्या कहलाएगी रैशनल नंबर। क्लियर। इसके साथ बेटा आज हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग। हो सकता है कि अभी तक आपने इसका नाम सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, आपने इसको पढ़ा हो या ना, लेकिन यहाँ पर बेटा आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, ताकि ये जितनी भी मैं डेफिनेशंस आपको करवा रही हूँ ये सारी की सारी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा देन ही जो है वो आप रियल नंबर के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, आप इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और आप ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, कोई डिटेल में मैं कोई फजूल जो है आपके साथ वीडियोस का टाइम वेस्ट नहीं करी, जस्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। और इसको भी आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने स्किप नहीं करनी वीडियो और इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम पढ़ेंगे अभी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अब देखें टर्मिनेटिंग का मतलब वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि ख़त्म हो जाना, ठीक है, किसी मुहादे से उतर जाना। ये हमने अक्सर ड्रामाज में या मूवी में भी सुना होगा वर्ड ही इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग है बेटा, तो टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना। जैसे कि यहाँ पे देखें 1/4 है, तो अगर हम 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम जो है इसको एक दफ़ा डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं तो क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर देखें इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे, तो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 10 आए। तो बेटा 4 2 सा क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर चाहे आप पॉइंट ना लगाएं तो ये 4 2 सा होता है 8। क्लियर। 10 में से 8 जाएगा तो बेटा हमारे पास 2 बच जाएगा। अब फिर हम 0 लगाएंगे, अब 20 आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 20 आए, तो बेटा 4 5 सा क्या आएगा 20। तो ये देखें वैल्यू ख़त्म होगी ना, 0.25 आ गया। तो ये आपको इस तरह से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो अपने कैलकुलेटर से इसको मैच कर सकते हैं और अपने कैलकुलेटर से लिखें 8/25 डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो आंसर ख़त्म हो जाएगा, 0.32 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर जो है वो
2 डिजिट्स के बाद एंड हो रहा है। अगर तो कोई आंसर डिवीजन में आपके पास एंड हो जाए 2, 3, 4 डिजिट्स के बाद, तो वो आपके पास क्या वैल्यू होती है? टर्मिनेटिंग। क्लियर? और अगर कोई वैल्यू 4, 5 डिजिट्स के बाद कंप्लीट ना हो या वो रिपीट हो रही हो, तो वो आपके पास क्या होगी? वो उसको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वो होगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग के 2 नेम्स आ सकते हैं, आपको नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखा आ सकता है और रिकरिंग भी लिखा आ सकता है। क्लियर? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एमसीक्यूज में या फर्दर वैसे कहीं पे पढ़ना आ जाए कि या आपने पढ़ा हो नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता हो, और लेकिन रिकरिंग का ना पता हो, तो वो आपके लिए मसले वाली बात नहीं होगी। आपने बस ये याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग का ही जो दूसरा नाम है वो है रिकरिंग। क्लियर बेटा? यहाँ पर बेटा जी अब हम देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या था। अभी ये बेटा हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा है, तो टर्मिनेटिंग का ये मतलब था कि वैल्यू जो है वो 2 डिजिट्स के बाद, 4 डिजिट्स के बाद क्या हो जाए? एंड हो जाए, यानी कि उसका मुकम्मल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास आंसर है 1/3। ठीक है। तो 1/3 को बेसिकली तो हम कैलकुलेट से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ज़रा हम डिवाइड करके चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो ये 3 0 का 0 होगा, क्योंकि 3 ग्रेटर वैल्यू है, तो इसलिए हमने 0 से किया। पॉइंट डाला बेटा, 0 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, तो 3 का टेबल पर 10 है, तो बेटा 3 3 का क्या होता है? 9। 10 में से 9 जाएगा तो फिर 1, फिर हम 0 लेंगे, फिर आ जाएगा 3 3 9 फिर इसमें से 1 बच जाएगा। देन बेटा फिर 0 हमने ऐड किया, तो 3 3 क्या आ जाएगा? 9, फिर 1 बच जाएगा, यानी कि काम बार बार चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। हम जितनी मर्जी इसकी डिवीजन कर लें, जितना मर्जी इसको कैलकुलेट कर लें, लेकिन इसकी जो ये वर्किंग है, इसका ये जो मेथड है, इसी तरह से बार बार जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिपीट होता जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है वो आता जाएगा 0.333। ठीक है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको डिवीजन के दौरान उसका जो आंसर है वो रिपीट हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास डिवीजन में मुकम्मल आंसर नहीं देती, या फिर वो बार बार रिपीट होती है, या फिर वो ख़त्म ना हो, ये तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के हैं। क्लियर? होप सो कि अभी तक आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। अगर कोई भी बेटा आपको इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें फ़ौरन। ठीक है। आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, और आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो भी मैं इंशाल्लाह दूर कर दूंगी। और इसके साथ बेटा यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है 22/7। अब हमने अभी भी पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, चाहे वो सॉल्व हो चाहे ना हो सॉल्व, वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, हमारे पास कोई वैल्यू जो है अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो क्या होती है? रैशनल। सॉरी, कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वो क्या होती है? रैशनल। और बेटा हमारे पास ये जो साइन है ना पाई, ये मैं आगे पीछे यहाँ बताती हूँ आपको, इरेशनल में वो हमारे पास क्या होगा? इरेशनल। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा इरेशनल को जो नंबर है उसको हम क्यू एलिमेंट से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। कंप्लीमेंट से, ये जो ऊपर लाइन पड़ी होती है, अगर सिर्फ सिंपल क्यू लिखा होगा तो उसका मतलब है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। और अगर बेटा जी यहाँ पर क्यू के ऊपर ये कंप्लीमेंट डाल दिया जाए ना, यानी कि इसको हम क्यू कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं और क्यू नॉट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब इसको बेटा हम इस तरह से कर देते हैं, और इरेशनल नंबर क्यू नॉट है हमारे पास, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ रिपीटेशन, मतलब कि ऐसी कोई वैल्यू जो कभी सॉल्व ना हो, बार बार वो रिपीट होती जाए। ये जो है इसको हम नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग की ही एक एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेटिंग की जितनी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी हमारे पास इरेशनल होंगी। क्लियर? और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास रिकरिंग था, तो ये जो था हमारे पास टर्मिनेटिंग, हमारे पास क्या आएगा? नॉन रिकरिंग। चलें बेटा यहाँ पर चेक करते हैं ज़रा इसको। अब देखिए जो ये हमारे पास साइन होते हैं ना, हमारे कैलकुलेटर के ऊपर साइन बना होता है पाई का, ये ई का, और ये दोनों तो कंफर्म जो है ना, वो आपने इनको देखते सारी कहते हैं दिस इज़ द इरेशनल नंबर। और अगर बेटा हमारे पास कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती है, तो आपने पहले चेक करना है कैलकुलेटर के साथ क्या हमारे पास ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर बेटा हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट, मैंने लिखी हुई ना 2 लिखी हुई। तो ये स्क्वायर रूट 2 लिया हमने,
यहाँ पर चेक करें कैलकुलेटर की स्पेस इतनी थी, कह लें किसकी स्क्रीन इतनी थी, इसने यहाँ तक शो करवाया। तो ये आंसर कभी भी ख़त्म नहीं होगा और देख लें ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि कोई भी ऐसी 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना हुआ। अगर फॉर एग्जांपल आप देख लें 2 की जगह पे लिखा आ जाए 4 या लिखा आ जाए 16 या बेटा हमारे पास आ जाए 9, तो अब देखें 4 है ना, तो स्क्वायर रूट 4 करते हैं। तो स्क्वायर रूट 4 अगर हमने किया तो हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, विदाउट पॉइंट्स, विदाउट डेसिमल। ऐसी कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जिसका आंसर हमारे पास विदाउट पॉइंट आए, विदाउट डेसिमल पॉइंट आए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसी तरह 16 का होगा 4, इसी तरह 9 का होगा 3। तो कोई भी क्या बात करने का मतलब ये है, मेरा मकसद ये है आपको क्लियर करवाना कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, यानी कि उसका आंसर विदाउट पॉइंट आ जाए, तो वो आपके पास जो है वो रैशनल होगी। अदरवाइज कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो आपके पास क्या होगी, इरेशनल नंबर। क्लियर? इसी के साथ बेटा यहाँ पर हम जो है वो अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर को, और प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ हमारे पास रियल नंबर, तो उसको भी हम ज़रूर देख लेते हैं। अब आपने याद रखना है बेटा, हमारे पास जो नंबर की काइंड्स है ना, वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास रियल नंबर होते हैं और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है हकीकी नंबर, जिनसे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका कोई कॉन्सेप्ट बनता है, जिनको हम अपनी अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो इनका काम कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं रियल नंबर। और दूसरी तरफ जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जो हम खुद से इमेजिन करते हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स की कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन उसको हमने फिर भी अपनी कैलकुलेशन में ऐड किया होता है, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की बेटे खास वैल्यू होती है अयोटा, ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने यही याद रखना है कि हमारे पास जो रियल नंबर है वो क्या होता है। तो यहाँ पर उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने राइट की हुई है। यूनियन ऑफ आर मीन रियल नंबर एंड IR मीन्स इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लें रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर यहाँ रियल नंबर पढ़ लें हम, ठीक है। नंबर्स उसका क्या करेंगे हम, R इक्वल, तो वो R हमारे पास कैसे इक्वल आएगा बेटा, यहाँ पे देखें, Q का हमने पढ़ा रैशनल नंबर, Q नॉट का हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को अगर हम मिला के लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे, उनका यूनियन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। आपने एक बात याद रखनी है, चाहे आपके पास नंबर कोई रैशनल आ रहा है, चाहे आपके पास कोई नंबर इरेशनल आ रहा है, रैशनल और इरेशनल दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर। क्लियर? इस पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि रियल नंबर कौन से होते हैं। तो बेटा चाहे वो रैशनल है, चाहे वो इरेशनल है, कोई भी नंबर है आपके पास, चाहे वो नेचुरल है, होल है, लेकिन वो नंबर है, तो वो क्या है आपके पास, रियल नंबर, ठीक है। तो अयोटा, ये जो यूनियन है, इसका यही मतलब होता है कि हम क्या करें, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को मिलाकर इकट्ठा तरतीब से लिख लें। तो जब यू लिया जाएगा रैशनल का और इरेशनल का, तो दोनों इनकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, मिला के लिख लिया जाएगा। तो उसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, अभी तक जितने भी हमारी इस वर्ड में यूज़ होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिर रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपकी बुक में भी रियल नंबर को डिस्कस किया गया है। इसी के साथ अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको भी आपने एक दफ़ा समझना है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बेसिकली आपकी वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। जब तक आप समझेंगे ही नहीं तो आगे आप सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर? तो बेटा प्रॉपर्टीज़ में ना कुछ हमारे पास साइन यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो इन रियल नंबर में ये जो 4 साइन यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, यही प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होते हैं, इनके अलावा कोई और साइन यूज़ होता। और बेसिकली मैथ्स में होते भी यही 4 साइन है। यहाँ तो इनको प्लस कर लिया जाए, या माइनस, या मल्टीप्लीकेशन, या डिवीजन, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। जी बेटा प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन की। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का वर्क किया जाए, यानी कि वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है
कोई भी ऐसी आप समझ लें कि आपके पास लाइन है जिसके अंदर आपने मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ किया है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है, या आपने उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव की जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। तो बेटा वो सबसे नंबर 1 जो है हमारे पास वो है क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर में क्या मतलब है हमारे पास कि ए और बी को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, और उसका जो आंसर है वो आपके पास रियल नंबर में आना चाहिए। तो अब ए आपके पास कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, बी भी आप कोई भी नंबर ले लें, तो वो मैंने 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 रियल नंबर आ गया। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, काउंटिंग में 0 to 9 में से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उन सब को मल्टीप्लाई करके उन दोनों वैल्यू को क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। तो बेटा वो आपके पास क्या है, क्लोजर। क्लियर। देन है बेटा जी हमारे पास कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने कितनी वैल्यूज़ ली हैं, अगर तो 2 वैल्यूज़ ली हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव। अगेन सुने बेटा, अगर हमारी किसी भी वर्किंग प्रॉपर्टी में, किसी भी लाइन में अगर हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं, तो वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव। ये आपकी एडिटिव में भी आ सकती है, डिवीजन में भी आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन में भी उन्होंने यही पूछा है। जहाँ पर 2 वैल्यूज़ का जिक्र किया गया होगा वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कम्यूटेटिव। क्लियर। तो अब 2 वैल्यू कोई सी भी हो सकती है। मैंने पहले 2 3 लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पर भी 2 3 लिख दिया है। तो देखें, चाहे 2 को 3 पे मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 को 2 पे मल्टीप्लाई करो, वो एक दूसरे के इक्वल ही आएगा ना। 2 3 भी 6 आएगा, 3 2 भी 6 आएगा। तो बेटा ऐसे इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बयान करने का उनका मकसद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 वैल्यू सेम है, तो अगर वही 2 वैल्यू राइट हैंड साइड पे भी हों, तो उनका आंसर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। क्लियर। एक तो हमने इसमें ये सीखा कि 2 वैल्यू सेम होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगी। और दूसरी बात बेटा हमने यहाँ पे पढ़ी है कि अगर 2 वैल्यूज होंगी तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम एसोसिएटिव पढ़ लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन सी बात है, कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में जो डिफरेंस वाली वो ये है कि अगर कम्यूटेटिव में हमने पढ़ा ना हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, और एसोसिएटिव में हमने याद रखते हैं आपके पास 3 वैल्यू होती हैं, 1 2 3। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी वर्किंग लाइन जिसमें आप 3 वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव। क्लियर। कम्यूटेटिव में बेटा हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यू हैं ए बी सी। और इसी तरह अगर देखें, पहले यहाँ पर ब्रैकेट थी ना बी सी पे, और अगर वही जो ब्रैकेट है वो एक्सचेंज हो जाए, वो ए बी पे आ जाए, तो इसका यही मतलब है, चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करके ए पे मल्टीप्लाई करो, चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करके सी पे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि वैल्यू सेम है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, इधर भी सी है, और बेटा इधर भी सी है। तो ये देखें, 2 3 6 6 4 जो आंसर आएगा वही बेटा आपके पास इधर आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। फ़र्क बस इतना सा आया है कि एसोसिएटिव का वर्ड यूज़ हुआ है। तो अगर 3 वैल्यू होंगी तो एसोसिएटिव, 2 वैल्यूज़ होंगी तो कम्यूटेटिव। तो बेटा हम पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से ही हमें जो है वो क्लियर हो रहा है कि बेटा आइडेंटिटी का ही मतलब है कि अपनी शनाख्त। ठीक है, हम यही कहते हैं ना, आइडेंटिटी से यही मुराद है कि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि उसका ये मतलब है कि अपनी शनाख्त। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आए। अब यहाँ पे ए था ना, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आया है, ए। अब जाहिर सी बात है, इस नंबर को इसी 1 के साथ ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ए आएगा ना, और ये क्या होगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप बस ये समझ लें कि आइडेंटिटी वो वाली प्रॉपर्टी होगी जिसको मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आंसर वही आए। अगर यहाँ पर ए था तो आंसर के बाद भी क्या आए, ए, तो वो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी। क्लियर। देन बेटा लास्ट हमारी रह गई है मल्टीप्लिकेटिव में इन्वर्स वाली। तो इन्वर्स में 5 वाली जो वैल्यू है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी, उसमें हम पढ़ते हैं कि अब इन्वर्स का मतलब होता है, इन्वर्स का मतलब होता है बेटा, अब यहाँ पे देखें, ए से कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर एक जगह पे हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं कि एक जगह पे हमारे पास अगर 6 हो जाए,
तो 6 मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है, लेकिन 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 1। और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, अब देखिए हम हो तो ये साइन तो मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन हमने किया तो डिवाइड, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही हो और डिवाइड भी हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास इनवर्स। क्लियर। दोबारा समझे कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो है वो ए जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 1 जो है वो एक साथ डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन भी और डिवाइड भी दोनों इकट्ठे साइन यूज होंगे, तो वो क्या कहलाएगा इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ तक बेटा ये जो थी हमारी कुछ मैंने आपकी बुक से बेसिक वैल्यूज़ लिखी थी मल्टीप्लिकेटिव की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका समझना, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है। और इसी के साथ जो बेटा हम अब पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही ये है कि अलग-अलग कर देना। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास कंबाइन थी ना, यानी कि ए अलग लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी और सी के दोनों के प्लस के साथ। और अगर हम इसको इस तरह लिख दें, ए को बी पे मल्टीप्लाई कर दें, फिर ए को मल्टीप्लाई सी पे कर दें, तो यही आंसर बनेगा ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा कि हमने इनको अलग-अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये देखें ए हमारा लेफ्ट पे था ना, लेफ्ट वाली वैल्यू ने इनके साथ इंटरेक्ट किया है, तो इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इनके दरमियान साइन कौन सा यूज हुआ है, प्लस का, तो ये पॉजिटिव वाली होगी। क्लियर। आप देखें इन दोनों में फर्क बस ये है कि इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है नेगेटिव प्रॉपर्टी, और ये प्लस वाली हमारे पास होगी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम दोनों का सेम है, लेकिन ये आएगी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बेटा ये हमारे पास आएगी नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है कि अलग-अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनको डिवाइड कर देना, वैल्यूज़ को तकसीम कर देना, वैल्यूज़ को अलग-अलग लिख देना। तो यहाँ पर अगर वैल्यू कंबाइन ऐसी है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 वैल्यूज़ में इसको तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है ये और ये बिल्कुल इक्वल ही होंगी, तो ये हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा ये जो है ये है हमारे पास अब राइट वाली, ये जिस तरह से अभी अभी हमने जो पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सेम टू सेम हमने यही पढ़ी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो क्या करती है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन दोनों पीछे वाली वैल्यूज़ में और इन दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट प्रॉपर्टी बन रही थी, और यहाँ पर देखें राइट पे लास्ट पे वैल्यू लिखी हुई है। तो बस इतना सा फ़र्क है, अगर ब्रैकेट पहले होगी तो वो हमारे पास होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर ब्रैकेट बाद में होगी तो हमारे पास होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। क्लियर। दोबारा सुने, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट पहले है ना, तो ब्रैकेट पहले होगी और नंबर बाद में होगा तो वो होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर ब्रैकेट बाद में होगी नंबर पहले होगा तो वो होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर साइन प्लस का यूज़ हो रहा है तो पॉजिटिव, साइन माइनस का यूज़ हो रहा है तो नेगेटिव। क्लियर। ये बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव की भी प्रॉपर्टी पढ़ ली अच्छे से, और हमें याद भी हो गई है। अगर आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है, आपको सही लग रहा है, तो बेटा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मेरा चैनल न्यू है, तो मैंने ये न्यू एडिशन की बुक आई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने जो लेक्चर्स हैं ये भी डिलीवर करूँ। हो सकता है किसी न किसी बच्चे की जो है वो हेल्प हो जाए, किसी न किसी को मेरा मेथड जो है वो अच्छा लगे। इसी के साथ बेटा अभी जो है वो हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। क्लियर। आप प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज़ है तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की जो थी वो मैंने प्रॉपर्टीज राइट कर ली हैं, और ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये सारा का सारा आपकी बुक में पहले ही उन्होंने बता दिया हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। तो इन प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए है ना, वो ए के ही इक्वल आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है 5, तो 5 जो है वो 5 के ही इक्वल होगा। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें इस तरफ कोई नंबर है और वो दूसरी तरफ भी है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू हो, सिर्फ एक ही डिजिट हो, एक ही वेरिएबल हो, तो हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव के साथ बेटा हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में ये होता है
कि दो वैल्यूज़ को, तीन वैल्यूज़ को हम इकट्ठा जो है वो एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव में जो इट सेल्फ होगा ना, जो नंबर इक्वल जो इधर लिखा हुआ है वो दूसरी तरफ भी बस वही लिखा होगा। और सिमेट्रिक में ये है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी जो है वो ए के भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के पास 4 रुपीज़ हैं तो वो किसके इक्वल है, बी के। तो बी भी फिर क्या होगा, ए के ही इक्वल होगा, यानी कि फिर बी के पास भी 4 ही होगा। समझ आ रही है? ए अगर बी के इक्वल है तो फिर ये शर्त है कि बी भी ए के इक्वल हो। अगर बी ए के इक्वल नहीं होगा तो फिर ए भी बी के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो दोनों साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू होनी चाहिए, दैट्स मस्ट। क्लियर? ये हमारे पास आ गया बेटा सिमेट्रिक। यहाँ पर जो है वो हम पढ़ लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेटा ये मतलब है कि उसका ये मतलब है कि एक वैल्यू को दूसरी तरफ वो क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। अब कैसे, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर ए बी की इक्वल है तो बी सी के इक्वल हुआ। ठीक है, अब देखें ए का कनेक्शन बी के साथ है और बी का कनेक्शन सी के साथ है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बेटा ए की वैल्यू 5 है तो इसका मस्ट है ना कि हमारे पास बी की वैल्यू भी 5 है। अगर ये दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी। और यहाँ पर अगर बी 5 है तो इसका मस्ट है कि सी भी हमारे पास क्या है, 5। तो अगर सी भी 5 है, ए भी 5 है, तो जाहिर सी बात है फिर ए इक्वल टू सी भी होगा, क्योंकि बी है, ए इक्वल टू बी है, बी जो है वो ए की इक्वल है और बी ही जो है वो सी की इक्वल है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ बी की इक्वल हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के भी इक्वल हैं। क्लियर? अगर आप ये बात याद रखें, कहीं पर भी दो वैल्यूज़ अगर आप दोनों के इक्वल आ जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो आपने मस्ट याद रखना है कि इन दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल हैं और ये ए और सी भी इक्वल हो सकता है। क्लियर? इसी के साथ बेटा हमारी आगे यहाँ पर अगली वैल्यू तो वो है एडिटिव इन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एडिटिव का मतलब ही है कि इसमें अब प्लस होगा। ठीक है, जहाँ पर भी प्लस का वर्ड यूज़ हो वहाँ पर हम जो है वो एडिटिव का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब देखें ए इक्वल टू बी है, तो अगर ए में हम सी को प्लस करते हैं तो ए जो है सी में प्लस होने के बाद बी के तभी इक्वल आएगा जब हम सी में भी बी में भी सी प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखें ए इक्वल टू बी है ना, तो अगर हम ए में प्लस कर रहे हैं सी तो हमने फिर बी में भी प्लस करना है, अदरवाइज फिर ये हमारी नॉट इक्वल आ जाएगी। क्लियर? तो ये इक्वल तभी रहेगी जब हम ए और बी दोनों में सी को प्लस करेंगे। क्लियर? और बेटा मल्टीप्लिकेशन है, अब मल्टीप्लिकेशन का भी सेम यही फंडा है। यहाँ पर देखिए अगर हमने इन दोनों को इक्वल रखना था तो दोनों को सी में प्लस किया, और अगर यहाँ पर ए और बी को इक्वल रखना है तो हम दोनों में ही सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, मैथ का ये रूल है कि अगर कोई एक चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करनी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 5 ऐड किया तो ये मेरी वैल्यू जो है वो तभी ट्रू होगी जब मैं राइट हैंड साइड पर भी 5 ऐड करूँगी। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा है कि जब ऐड करना है तो दोनों तरफ ऐड करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा हमारे पास लास्ट आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें यहाँ पर मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्लस लिख दिया है क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी में प्लस यूज़ कर रहे हैं, जो भी साइन यूज़ होगा हम यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा अगर हम ए और सी प्लस करते हैं और इस तरह बी में प्लस सी करते हैं और अगर ये सी एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो ए और बी एक दूसरे इक्वल आ सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, आगे ये रिपीट होगा कि अगर कोई एक वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल कर दी जाए तो पीछे दोनों रहने वाली दो वैल्यू एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। क्लियर? होप सो कि स्टूडेंट्स आपने अच्छे से आपको समझ आ रही हो। और यहाँ पर बेटा हमारे पास आ गई अब 7 वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि अगर हम इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ और बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना। जिस तरह हमने प्लस सी को कैंसिल कर दिया था, अगर इसी तरह सी को सी से कैंसिल कर देते हैं हम और पीछे रहने वाली दो वैल्यू ए और बी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। समझ आ गई? दोनों तरफ से अगर कोई एक वैल्यू कैंसिल हो जाती है तो पीछे बचने वाली दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। अब यहाँ पर बेटा हमारी आ जाती है
ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रियल नंबर में यूज़ होती हैं और आपके चैप्टर नंबर 1 में है और चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 में है। इसी तरह ये मैं बहुत डिटेल के साथ जो है वो आपको समझा रही हूँ और कोई बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लेकर नहीं, उनमें से जो मेन टू मेन बात है, पॉइंट टू पॉइंट जो बात है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रट्टा लगाने के बजाय समझ कर भी आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर बेटा हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज की भी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर मैंने राइट कर ली हैं। तो है हमारे पास बेटा ट्रिकोटोमी, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारी ट्रिकोटोमी। तो ट्रिकोटोमी का मतलब ये है कि जो है हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों ही रियल नंबर हों और इसका मतलब ये हुआ कि वो रियल नंबर है तो उनमें ए और बी में आपस में 3 ही कनेक्शन हो सकते हैं ना, या ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी से, या बी बड़ा हो सकता है ए से। इन तीनों सिचुएशन के अलावा कोई भी सिचुएशन जो है वो इसके ऊपर लाई नहीं करेगी। आप भी देख लेना, अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो एट अ टाइम आपने सोचना हो कि इनके ऊपर कौन कौन सी जो है सिचुएशन वो लाइक कर सकती है। तो या तो वो 2 नंबर बराबर होंगे, या एक पहले वाला नंबर ए बड़ा होगा, या दूसरा वाला नंबर बी बड़ा होगा, या यहाँ पर देखें बी छोटा होगा, या यहाँ पर ए छोटा होगा। इन 3 कंडीशन के अलावा आपके पास कोई और कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिकोटोमी। क्लियर? देन बेटा जी यहाँ पर हमारी आ जाती है नंबर 2, तो वो है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की अब हमने पीछे भी पढ़ी है, यहाँ पर सुन लें ध्यान से कि ये क्या करता है, अब यहाँ की वैल्यू को दूसरे तीसरे बंदे के साथ भी क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमने इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास लिखी हुई है वैल्यू ए ग्रेटर देन बी और अगर बी ग्रेटर देन सी हो। तो देखें ए जो है वो बड़ा है ना बी से, तो अगर बी बड़ा हो सी से तो ऑटोमेटिक ही जो है वो ए बड़ा होगा सी से। फॉर एग्जाम्पल अब ए बड़ा है बी से, तो अगर ए है हमारे पास 5 तो बी को हम रख लेते हैं जी वो 4 है, तो 5 जो है वो 4 से ज़्यादा होता है ना, तो बी की क्या वैल्यू थी 4। तो अगर 4 की वैल्यू बी की वैल्यू बड़ी है सी से तो बी सी हमारे पास क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5 जो है वो 3 से बड़ा है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो वो उसकी वैल्यू से भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर? तो ए फिर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन टू सी आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाती है एडिटिव। अब एडिटिव का वर्ड ही शो करवा रहा है कि ये क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखें ए ग्रेटर देन टू बी आ रहा है और अगर हम दोनों तरफ एक थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 4 है, तो सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो हम ऐड कर लेते हैं, 5 में 1 ऐड कर लेते हैं और 4 में 1 ऐड कर लेते हैं। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर भी ये वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी ना, तो आपने ये बात याद रखनी है, जो वैल्यू आपके पास ग्रेटर होगी उसमें अगर कोई भी वैल्यू ऐड की जाएगी दोनों तरफ तो वो हमेशा बड़ी ही आएगी। ठीक है? तो एडिटिव में हमने क्या चेक किया कि अगर ए और बी के साथ कोई थर्ड पार्टीज को प्लस कर भी दिया जाता है देन भी हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर ही आएगा। क्लियर? इसी तरह यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर लाई होता है कि अगर ए हमारे पास लेस है तो वो प्लस करने की सूरत में भी दोनों तरफ अगर हम कोई वैल्यू प्लस कर देते हैं देन भी वो क्या रहेगी, लेस ही रहेगी। क्लियर? कोई वैल्यू अगर ग्रेटर है तो दोनों तरफ प्लस करने के बावजूद भी वो ग्रेटर है, अगर कोई वैल्यू लेस है तो दोनों तरफ ऐड करने के बावजूद भी वो क्या है, लेस है। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लीकेटिव। अब ये मल्टीप्लिकेटिव की कुछ 4 कंडीशंस हैं जो यहाँ पर मैंने 4 की 4 ही मेंशन कर दी हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर बेटा ये बेटा आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? इसमें साइन का थोड़ा सा सीन होगा तो उसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो वैल्यू है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी। क्लियर? और वो क्या होगी, ए सी एंड ग्रेटर देन बी सी। वही बात आ जाती है कि अगर कोई वैल्यू दोनों तरफ ऐड होगी तो ऐड होने से भी वैल्यू ग्रेटर है ना, तो अगर ए ग्रेटर है तो अगर हम दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करते हैं देन भी हमारे पास क्या आएगा,
एक ग्रेटर ही आएगा। ये देखिए साइन एक ग्रेटर का ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो वही ए की वैल्यू हमने 5 रखी, बी की वैल्यू हमने 4 रखी और सी की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब ए को मल्टीप्लाई करें सी के साथ तो 5 1 जा 5 आया और बी को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 4 1 जा 4 आया आपके पास। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी जो है आपके पास पहले वाली वैल्यू ग्रेटर ही आएगी, इसलिए इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा अगर आपके पास जो सी है वो 0 से बड़ा आए। ठीक है, अगर वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी हो तो मैंने 1 लगाई है ना, अगर आप -1 लगा देते -2 लगा देते तो फिर तो ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखें वही बात कि अगर वैल्यू लेस देन होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी लेस ही रहेगी। मगर आपकी जो सी वाली वैल्यू है जो आप न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर नीचे हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव की। तो यहाँ पर देखें बेटा, अगर एक ग्रेटर है ना आपके पास और आपने जो सी की वैल्यू ली है वो लेस देन 0 ली है, यानी कि आपने वो ले लिया है -1। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो 5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -5। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, तो 4 बेटा जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो क्या आ जाएगा -4। अब -5 ग्रेटर है कि -4 ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिक इनका साइन चेंज हो जाएगा ना। अगर इनके दरमियान ऐसे वाला साइन था तब आंसर में हम ऐसे वाला लिख देंगे, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर एक ग्रेटर लेस देन है तो अगर वैल्यू नेगेटिव में हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। समझ आ गई है? होप सो कि स्टूडेंट्स आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ हमारी प्रॉपर्टीज रह गई हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा आया है नंबर 5 पे है बेटा हमारे पास डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर जरा एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अपने ध्यान से देखना है कि अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद भी जो आंसर है वो क्या आएगा, ए लेस देन ही बी रहेगा। क्लियर? क्योंकि वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0 से बड़ी थी, वो 1 था या 2 था या 3 था समथिंग। ठीक है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में थी। यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू नेगेटिव में हो जाए, 0 जो है सॉरी यहाँ पर जो है सी बड़ा था 0 से और यहाँ पर सी जो है छोटा है 0 से, और वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में होगी। तो वैल्यू अगर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी तो फिर इसका जो साइन ग्रेटर से क्या लेस देन से कहाँ चला जाएगा, ग्रेटर देन में। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जब भी अगर हम माइनस की वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो वो ऑटोमेटिक जो है वो साइन चेंज कर देगा। अगर वो साइन आपका इस फॉर्म में होगा ना तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जी हमारे पास आ गया रेसिप्रोकल। तो अब रेसिप्रोकल है तो अब रेसिप्रोकल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखें बेटा हमारे पास ए बी जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, सेम साइन के। अब ये नहीं कि आपके पास यहाँ पर ए माइनस था तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ए प्लस में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, साइन जो है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। तब ए ग्रेटर लेस देन बी है तो हम रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है कि उलट कर दे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास है वैल्यू 9, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये क्या हो जाएगा 1/9, और अगर आपके पास 1/9 है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है तो वो आ जाएगा 9। समझ आया? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी गई है, आपको जो गिवन वैल्यू है, आपने उसका क्या कर देना है, उलट कर देना है। अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो सिंपल में लिख दें, सिंपल में है तो फ्रैक्शन में लिख दें। क्लियर? तो ये जो है ये हमने यहाँ पे ये भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर जो बेटा है जितने भी आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी, इसी के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे, तो उन्हीं को अब यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। अब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपने कोशिश करनी है कि मेरा आंसर देखने से पहले ही आपके जहन में आ जाए कि अब इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बुक इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि ये न्यू एडिशन आई है तो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में,
तो मेरे लैपटॉप में मौजूद है, लेकिन मैं वहाँ से देख के मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि हम जो है वो जल्दी से सॉल्व कर सकें। इसलिए कि एक दफ़ा पहले लैपटॉप पे जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइमिंग हमारी वेस्ट हो जानी थी। इसलिए ये सारा काम जो है मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो बेटा अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। तो 1.1 में जितना भी अभी हम पढ़ चुके हैं अपनी इस वीडियो में, आपने ये देखा होगा कि मैम ने तो इतने क्वेश्चन वैसे ही समझा दिए, पता नहीं एक्सरसाइज में उतना समझना था कि नहीं समझना था। अब बेटा जब तक आपने इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को पढ़ना ही नहीं था, उनकी डिटेल ही नहीं थी पता नहीं था, आपको क्या पता कि ये वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। इसलिए वो सारा जो आपने पढ़ा है अभी तक, सारी वीडियो सुनी है अच्छे से, वो आपके बहुत काम आने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा हम अपना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हर एक को बता दे कि क्या वो हमारे पास रैशनल है या वो इरेशनल है। यहाँ पर जो आंसर लिखे हुए मैंने उनको हम ज़रा हाइड कर लेते हैं और ज़रा आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताएं कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी। क्लियर बेटा। अब ये देखें, ये वैल्यू है और ये वैल्यू यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें वैल्यू थी, फिलहाल तो ये सेम रिपीट हो रही, 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा, लेकिन क्या इनके बाद यहाँ पर इस तरह वाले नंबर लगे, इस तरह वाली लाइन के ये चलते, ये सोन की लाइन है ना, यानी कि ये शो करवा रही कि ये आगे आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू के आगे नहीं लिखा हुआ कि ये चलते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। क्लियर। ये पीछे मैंने आपको समझा दिया ना, टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू आ जाती है बेटा 0.666, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 0.6 बार, ठीक है। बार का मतलब होता है वैल्यू जो है वो इस तरह की सेम आगे आ रही है, तो वो ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा दफ़ा लिखने से बेहतर है कि वो ऊपर क्या कर देते हैं, बार नंबर लाइन लगा देते हैं, इस तरह से बार लगा देते हैं। तो ये भी बेटा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा आएगा ना, लाइन जिसके ऊपर लाइन लिखी आएगी, वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल। क्लियर। अब यहाँ पर देखें वैल्यू लिखी हुई है बेटा हमारे पास 2.23606 का समथिंग, और ये आगे सोन है, ये चलती जा रही है वैल्यू, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू हमने पढ़ा था पीछे अभी अभी कि अगर कोई वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगी, इरेशनल। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा देखें √7 आ गया, तो हम √7 चेक कर लेते हैं कि क्या ये कोई प्रॉपर वैल्यू है, हमें कोई प्रॉपर वैल्यू देता है, कोई प्रॉपर हमारे पास वो है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें नहीं है, इसका आंसर हमारे पास डिजिट्स में पॉइंट्स में आ गया है। तो अगर कोई भी आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा तो उसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर होंगे ना वो सारे इरेशनल होंगे, एक्सेप्ट उन वैल्यूज़ के जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ई है, तो ई की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर आपके कैलकुलेटर में यहाँ पर मेंशन है, ये वाली जो वैल्यू होती है ना एक्सपेंटेशन की, ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये इरेशनल होती हैं। क्लियर। साइन वैसे आप समझ लें कि सिंबल जो होते हैं वो आपके पास इरेशनल होते हैं। अब पाई का भी हम पढ़ चुके हैं, पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। अब यहाँ पर देखें बेटा √11 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना होता, 11 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अगर आप देख सकते हैं कि 5 हमारे पास रियल नंबर है और उसके साथ दोनों को अगर मिला दिया जाए, अगर किसी भी नंबर के साथ एक दफ़ा भी ऐसा नंबर आ जाए स्क्वायर रूट में जो कि हमारे पास जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। ये आपने याद रखना है। और इसी तरह यहाँ पे देखें √3 और √13 दोनों ही जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देते, तो दोनों में से कोई एक भी होता तो इरेशनल होता, हम दोनों हैं तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। और बेटा हमने पढ़ चुके हैं पीछे कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन हो ना, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन तो हमारे पास रियल नंबर होती है, ठीक है, और हमारे पास वो रैशनल नंबर होती है। 15/4 है हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। तो यहाँ पर देखें इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया, तो हमने अब आंसर को देखा है कि हमारे पास इरेशनल है कि रैशनल। अब ये देखें
एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस। ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी देन ए प्लस बी। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और इस तरह में ये लिखा हुआ था और इसको मैंने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद बेटा यहाँ पर देखें तो 2 ज़ा 4 आ गया और ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखें ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके बाद में हमारे पास पॉइंट ना हो, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके बाद में हमारे पास पॉइंट ना हो वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखें रिप्रेजेंट ऑन नंबर्स लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट को आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर जाना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ रही है। तो 1.1414 आ रही है ना, तो वहाँ तक जो है वो मैंने लिख लिया। अब जो है हम इसका जो है नंबर लाइन बनाते हैं। जी बेटा यहाँ पर देखें सबसे पहले कि इनकी नंबर्स लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। तो कैलकुलेटर से जब हमने स्क्वायर रूट 2 को फाइंड किया तो हमारे पास जो वैल्यू वो इस तरह से डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट में जब भी नंबर लाइन की वैल्यू आएगी तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट आ रहा है। तो पॉइंट से पहले 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर बेटा आपने 1 में आना है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने से सबसे पहले आपने दरमियान में 0 रखना है और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ से नेगेटिव वैल्यूज ड्रॉ कर लेनी है आपने। क्लियर? और यहाँ पर देखिए बेटा जितना डिस्टेंस एक में होगा उतना ही डिस्टेंस बाकियों में होना चाहिए। तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है तो हमारा नेगेटिव कोई काम नहीं है, हम पॉजिटिव अपने जो वर्किंग एरिया है उसमें आ जाते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट्स पहले हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर बेटा हम 1 में आएंगे तो 1 से आगे की तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है। 1 से आगे अब 414 है तो वो तो कुछ इस तरह से आ रही है ना हमारे पास वैल्यू डेसिमल में। तो इस वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये प्रोटेक्टर लेना है और इसको बेटा आपने 1 के ऊपर रखना है और यहाँ पर आपने 90 जहाँ बन रहा है ना उसके साथ एक लाइन जो है यहाँ से वहाँ तक ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये लाइन बना लेनी है आपने। लाइन बनाने के बाद आपने अपनी जो कंपास है इसको 1 पे रख के 0 तक जो है वो ओपन करनी है, ठीक है। जहां पर ये ओपन होगी ना ये 0 तक रखनी है आपने। ये 0 तक रखने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, इसकी एक इस तरह से कोस लगा देनी है, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले को एक अच्छी तरह से यहाँ तक जो है वो हाईलाइट कर लेना है, सही तरह से मिला लेना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी आपने क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, ठीक है। इनको कंबाइन कर लेना है। इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में और वहाँ पर हमारे पास हमने फिथागोरस थ्योरम पढ़ा था 3.1। अगर आपके कोई भी दोस्त या कोई भी बहन भाई जो 8th क्लास में पढ़ता है तो उसके भी लेक्चर जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनके साथ भी जो मेरा चैनल है वो रिकमेंड ज़रूर करें। तो बेटा यहाँ पर फिथागोरस थ्योरम जो है ना वो कहता है कि ए और बी दोनों को स्क्वायर को प्लस किया जाए ना तो फिर जो है वो आंसर हमारे पास इक्वल टू आता है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास अभी आंसर नहीं आया। आपने क्या करना है, अपनी जो कंपास है ना उसको इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट के साथ मैच कर लेना है और मैच करने के बाद आपने इसको यहाँ पर जो है ना उसकी एक लाइन लगा लेनी है। और ये जो लाइन लगी है ना बेटा ये लाइन है आपके पास एक्चुअली में आपका आंसर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.144 या इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख दें। इसकी सीधी सीधी सिंपल सी भी जो थी वो नंबर लाइन बन जानी थी, लेकिन ये वैल्यूज़ पॉइंट्स में आ रही थी, स्क्वायर रूट में आ रही थी, तो इसलिए फिर हमें जो है इसका इस तरह से जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसानी से देखें मैंने आपके सामने से ये बना दिया है, तो ये आपको पता चल गया कि आपका नंबर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लाइक कर रहा है, तो ये समझ आ गई। इसी तरह बेटा अब हम अपनी नेक्स्ट नंबर लाइन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू है हमारे पास √3। क्लियर?
अब √3 का भी जब हमने कैलकुलेट से फाइंड आउट करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो ये भी देखें सबसे पहले पॉजिटिव में है ना, इसलिए मैंने नेगेटिव वाली वैल्यू लिखी ही नहीं। पॉजिटिव में हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉइंट से पहले 1, इसका मतलब हम 1 की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉइंट्स में ही है, ठीक है। अब वैल्यू पॉइंट्स में है तो सबसे पहले बेटा जो हमने ऊपर किया ना, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे 1 पे। ये लें जी, ये इसको यहाँ पे रखा, ये कुछ यहाँ पे बन रहा है, इसको मिला लेते हैं। क्लियर। तो अब बेटा हमने क्या करना है, आपने अपनी कंपास लेनी है, सिंपल जो हमने ऊपर काम किया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है और फिर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लेना है। और फिर ये जितना आपके पास डिस्टेंस बन रहा है, सॉरी मेरी कंपास जो है वो लूज हो गई है। अभी बेटा आपके पास ये जितना डिस्टेंस बन रहा है, इसको आप यहाँ तक रख के और फिर इसके साथ जो है ऐसे लाइन लगा दे। तो ये लाइन जो आई है ये आपके पास क्या होगी, √3, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है इसको सॉल्व आउट करने का, ठीक है। हो सकता है आपका जो पीछे आंसर है या आपके स्कूल टीचर ने आपको इस मेथड से ना करवाया हो, तो अभी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सॉल्व करवाया ना, इसलिए ये भी मैंने आपको सिंपली इस वे में बता दिया है। वैसे भी मैं इसकी जो वीडियो है वो जिसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी आपको दोबारा से वीडियो में ये वाला पार्ट भी बता दूंगी। वैसे ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करवाया गया तो √3 की जो नंबर लाइन है वो मैं अलहदा से भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने पार्ट 3 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 3 में बेटा हमारे पास वैल्यू है, सिंपल वैल्यू है, स्क्वायर रूट में नहीं है। क्लियर। तो वैल्यू है बेटा हमारे पास 4 1/3। क्लियर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसका ये नहीं है कि आप पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन को क्लियर करें देन आप इसको फाइंड आउट करें। तो नंबर लाइन में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ नंबर लाइन लगा लें। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं थी तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो नहीं ऐड की। हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमने 4 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपने 4 तक वैल्यू या 5 तक लगा लेनी है। क्लियर। अब 4 को आपने देखना है कि किस बॉक्स में ये लाई करेगा, किस नंबर के बाद हम आगे मूव करेंगे। तो 4 ने हमें बताया हमने 4 पे आना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखें ये जो फ्रैक्शन के नीचे होगा ना 3 बताएगा कि 4 और 5 के दरमियान आपने 3 लाइंस लगानी है। तो मैंने यहाँ पे लगा दी, यानी कि 3 बॉक्स बनने चाहिए ना। अब ये देखें 1 2 3, ये अंदाजे से आपने लाइनें लगानी है और कोशिश करनी है इक्वली लगे। ये मेरी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बच गया, लेकिन आपने इस तरह से लाइन लगानी है कि इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस आए। अब 4 ने हमें बताया कि हमने 4 पे आना है, 3 ने हमें बताया कि हमने इसके 3 पार्ट्स करने हैं, और 1 बेटा हमें बताएगा कि इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ये जो वैल्यू है वो लाई कर रही है। क्लियर। आसान है ना। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें वैल्यू आ गई हमारे पास -2 1/7। अब वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव में आ गई है ना, तो इसलिए फिर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मैंने नहीं ऐड की, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने माइनस से स्टार्ट किया है। तो वैल्यू है हमारे पास 0 -1 -2 -3। क्लियर। अब -2 ने हमें बताया है कि हमने -2 पे आना है, -2 से आगे मूव करना है। और बेटा 7 हमें बताएगा कि हमने इनके दरमियान में 7 पार्ट्स करने हैं। तो 7 पार्ट्स करने के लिए हमें 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी। अब हम काउंट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास 7 पार्ट्स आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पार्ट्स बन रहे हैं। और ये 1 हमें बताएगा कि हमने सिर्फ 1 वाला पार्ट जो है वो चूज़ करना है। क्लियर। तो ये 1 को हमने हाईलाइट कर लिया और ये यहाँ पे ये जो है वो हमारा लाइक कर रहा है। अब ये देखिए ये फ्रैक्शन है 5/8, तो क्या इससे पहले 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ। तो आपने याद रखना है जब किसी भी फ्रैक्शन के आगे कुछ भी ना लिखा हो, यानी कि वो मिक्स फ्रैक्शन में ना हो, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने 0 से स्टार्ट किया। अब नीचे 8 था, यानी कि यहाँ पर हमें 8 बॉक्सेस चाहिए। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन रहे हैं ना। और 5 हमें रिप्रेजेंट करवाएगा कि हमने 5 वाली जो लाइन है उसको चूज़ करना है।
तो 1 2 3 4 और ये 5 वाली लाइन थी, तो इसको हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। क्लियर। और इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें यहाँ पर 2 हमें बता रहा है कि हमने 2 वाली लाइन को चूज करना है, और 4 बता रहा है कि इसके दरमियान में हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, अंदाजे से हमने बनाए 1 2 3 4, और 3 बेटा हमें बता रहा है कि हमने इसमें से 3 वाली लाइन को चूज करना है। तो 1 2 3, तो ये हमने क्या कर लिया, 3 वाली लाइन को इजीली चूज कर लिया है। ये मेरा ख्याल है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व आउट हो गया है। तो अब बेटा हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देख लेते हैं हम कि वो हमारे पास कितना इजी वे में जाके सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आर रैशनल नंबर p बाय q। क्लियर। यानी कि उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जो वैल्यूज है ना इस फॉर्म में दी गई है, और आप इसका आंसर जो है वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आए। क्लियर। इसको आप रैशनल नंबर बनाएं। तो यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर लाइन आ जाए तो उसका मतलब है वही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लाइन को हटाकर उसकी जगह पे बार बार 4 और सो ऑन का जो डॉट्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर देखें बेटा, आपने ये भी एक बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट से पहले आपके पास सिर्फ एक नंबर है, अगर यानी कि ये समझ लें कि अगर सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर लाइन होगी तो आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग आपने बेटा करनी है 10 के साथ। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर लाइन होगी तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, क्लियर। ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू थी, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर लाइन थी, तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ खुद से 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 10x आ जाएगा। तो जब बेटा 10 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4.44 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। देन यहाँ पे देखें 4 को अगर हम यहाँ पे साइड पे लिख लें, ठीक है, और इसका ये मतलब है ना 4 में अगर हम प्लस करें, इसकी जो पॉइंट वाली वैल्यू है उनको हमने अलग लिख लिया, अगर इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया है। तो अलग अलग पार्ट्स में लिखने के बाद देखें बेटा यहाँ पर के ये जो वैल्यू थी 0.44 सो ऑन जो रिपीट हो रही थी, क्या वो ये नहीं थी, वो एक्स की वैल्यू थी ना, एक्स की वैल्यू थी 0.44 सो ऑन। तो 0.44 सो ऑन जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसकी जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह पे हमने सिंपली एक्स को पुट कर दिया है। यहाँ पर देखिए अब हमने एक्स वाली वैल्यू जो है वो एक्स की तरफ लिख दी, यहाँ पर एक्स प्लस था, यहाँ पर एक्स आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो 10 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 9। यहाँ पर ऑलरेडी बेटा हमारे पास 4 है, तो ये x है, अब ये 4 यहीं पे है, ये 9 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था ना p बाय क्यू की फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4/9। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पार्ट 2 है 0.37। तो अभी भी हमने पीछे बात की थी कि अगर सिर्फ एक नंबर होगा ना तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है ना तो बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्लियर। तो दोनों तरफ हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और जब हम इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.3737, और इस तरह वो वैल्यू चलती जाएगी। और जिस तरह बेटा हमें अभी अभी क्वेश्चन में काम किया था, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अलग लिख लिया था और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को अलग लिख लिया था। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 0.3737 की इक्वल थी ना, तो इस वैल्यू की जगह पर हमने x पुट कर लिया। अब x यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से जब x जाएगा तो 99 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास 10 में से जब x जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 99, और वो आ गया 37। अब यहाँ पे देखें 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 37 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर। और यही सेम काम जो है वो आपने इसमें करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहले आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉइंट्स वाली वैल्यू को अलग लिख लेंगे, फिर उसकी जगह पे एक्स पुट कर देंगे, फिर एक्स को दूसरी तरफ डिवाइड माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आ रही है उसको इस वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड।
क्लियर। होप सो कि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी समझ आ रही हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर। और इसी के साथ यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, आपके पास उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से लिखकर बुक में बता दिया और कहा है कि जस्ट बता दें कि इसके अंदर कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी प्रॉपर्टी जो है बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में लेक्चर के स्टार्ट पे समझा दी है। यहाँ पर मैं समझाऊंगी नहीं, जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है। तो a+4 यहाँ पे देखिए, पहले तो हमारे पास कितनी वैल्यूज यूज हो रही हैं, 3 वैल्यूज है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 3 वैल्यू होंगी तो वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव। अब इनमें कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का। तो प्लस का साइन क्या होता है, एडिटिव। तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। एक तो देखें साइन कौन सा है, साइन एडिशन क्या है, तो एडिशन आ जाएगा। तो वैल्यूज कितनी है, 3, तो ये क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव। इस तरह से आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर आपने समझा तो आप इस तरह से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था ना कि पहले सबसे पहले देखें वैल्यूज कितनी यूज हो रही हैं। तो 1 2 वैल्यूज यूज हो रही हैं और अगर वही पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ लिखी हुई है तो वो हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। साइन प्लस क्या ना, तो ये सारा जो इतना है वो सारा आप लिखेंगे, लेकिन इसमें 3 वैल्यूज थी तो वो एसोसिएटिव, इसमें 2 वैल्यूज हैं तो वो कम्यूटेटिव। क्लियर। यहाँ पर बेटा जी हमारे पास आ जाता है आगे पार्ट 3। तो उसमें देखें हमने पीछे एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है आइडेंटिटी की। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक वैल्यू है, अगर यहाँ पर कुछ भी है एक्स जहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर उसको उसी के इन्वर्स में से, यानी कि उसी ये एक्स प्लस का था ना, तो ये एक्स अगर माइनस का कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। तो प्लस भी हो रही हो वैल्यू और माइनस भी हो रही हो तो वो क्या होती है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उलट हो जाता है ना, वो इनवर्स हो जाता है उसका। तो आपने सिंपली इसका क्या कह देना, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। ये याद रखें, अगर किसी भी वैल्यू का आंसर 0 आए तो वो क्या होता है, इनवर्स। अब बेटा यहाँ पर देखें बात वही है कि आपके पास ये अभी मैंने आपको अपनी ही वीडियो में पीछे बताई है कि अगर हमारे पास वैल्यू पहले हो और ब्रैकेट बाद में हो तो वो हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट। क्लियर। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंबाइन था और यहाँ पर उन्होंने अलग-अलग जो है ए बी के साथ भी अलग लिख दिया और सी के साथ भी अलग लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई सी वैल्यू में कोई भी वैल्यू ऐड की जाए तो वही वैल्यू अगेन उसका आंसर आ जाए तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी। तो साइन प्लस का यूज़ हुआ है तो इसलिए ये क्या है, एडिटिव। और ये भी पढ़ी थी हमने कि अगर किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर वही आ जाए तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है ना, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव है और आंसर वही आया है जो वैल्यू थी, तो ये आइडेंटिटी है। क्लियर। यहाँ पर देखिए बेटा जी, वैल्यू 3 आ रही है ना आपके पास, तो 3 वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास एसोसिएटिव होती है। तो साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव वाली। ठीक है, इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास 2 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो अगर 2 वैल्यूज़ हों और दूसरी तरफ भी वही 2 वैल्यूज़ हों लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी ए है, तो हमारे पास कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनके दरमियान साइन मल्टीप्लिकेशन का ना, इसलिए ये कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेशन की। क्लियर। यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी। ये भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम वीडियो के स्टार्ट में ही कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जस्ट क्वेश्चन देखना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। तो यहाँ पर देखें बेटा, उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ था -3 लेस देन है -1 से, और अगर इसको क्या किया जाए तो इसका आंसर 0 लेस देन 2 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है वो दोनों तरफ जो है +3 ऐड करते हैं, दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा भला, ये देखें 3 को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो -3 में से जब -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये एडिटिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव। एडिटिव क्यों है, क्योंकि बेटा हमने क्या किया है, दोनों तरफ ही ऐड किया है, ठीक है। जब वैल्यू दोनों तरफ ऐड होती है तो उसका क्या मतलब होता है, वो एडिटिव है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पार्ट 2 है, तो उन्होंने कहा है कि ए भी है, और अगर उनको इस तरह की फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये रेसिप्रोकल है ना। ये हमने पीछे इसको डिस्कस भी किया है कि अगर कोई भी वैल्यू सिंपल से फ्रैक्शन में चली जाए तो वो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। और यहाँ पर है जी, यह देखें, ये अगर ए और बी है तो अगर उनके साथ एक तीसरा नंबर जो है ऐड कर दिया जाए तो वो भी एडिटिव होगी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, दोनों के साथ नंबर को ऐड किया गया है तो ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर पार्ट 4 में बेटा हमारे पास वैल्यू है ए सी की। ये बेटा पार्ट 4 है हमारे पास, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन बी। तो ये लास्ट पर जो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कैंसिलेशन की, ठीक है। तो बेटा कैंसिलेशन क्या किया है इसने सी को सी से कैंसिल कर दिया है और पीछे ए और बी बचा, तो वही होगा ना, फिर ए लेस देन बी होगा अगर सी साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर क्या है, कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी देखें बेटा जी, पहले ए सी था और फिर बी सी था और फिर वो क्या बन गया, ए बी बन गया, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे साइन लेस देन का है, फिर यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का है, तो इसका ये मतलब है कि जो सी है वो छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा साइन होगा तो माइनस का यूज होगा ना। तो माइनस वाली वैल्यू क्या होती है, वो साइन को उल्ट कर देती है, ग्रेटर हो तो लेस देन कर देती है, लेस देन हो तो ग्रेटर कर देती है, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए तो वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, क्लियर। लास्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, इथर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी, तो वो क्या होगी। तो ये मैंने अभी अभी आपको पीछे पढ़ाई है प्रॉपर्टी के, एक वैल्यू एक टाइम पे हमारे पास दो वैल्यू में सिर्फ 3 ही कनेक्शन हो सकते हैं, 3 ही कंडीशन हो सकती हैं उनकी, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, ट्रिकोटोमी, ठीक है। तो ये ट्रिकोटोमी वाली ये सारी जो है ये मैंने थोड़ा स्पीड से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया है, क्योंकि इसको हमने डिटेल में वीडियो के स्टार्ट में पढ़ लिया है। तो अभी बेटा हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आने वाले जो है वो नंबर्स हमें बता दें। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। तो इनको बेटा हमने सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ आ जाए। तो पहले हम इसका फर्स्ट एवरेज फाइंड करेंगे बेटा। फर्स्ट एवरेज फाइंड करने के लिए देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पर प्लस नहीं किया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। 4 और 3 का कॉमन नंबर 12 था ना, तो 12 को हमने नीचे लिख लिया। अब 3 का टेबल 4 टाइम बनेंगे तो 12 आएगा, 4 का टेबल 3 टाइम बनेंगे तो 12 आएगा। तो 4 और 3 7/12 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब भी किसी दो नंबर्स की हमने फाइंड आउट करने हैं ना रैशनल नंबर, तो आपने उनको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12 2s 24 आ जाएगा, 7 1s हमारे पास 7 आ जाएगा, क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इनका ही हमने सेकंड जो एवरेज नंबर है वो फाइंड करना है। तो सेकंड एवरेज नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर 7/24 था ना, तो यहाँ पर आपने 7/24 लिखा और ये जो सेकंड था हमारे पास 1/4, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। और फिर आपने क्या करना है बेटा, 24 और 4 का जो है वो कॉमन नंबर जो है वो एलसीएम लेना है। तो 24 कॉमन है, 4 जो है वो 24 में आता है, तो हमने यहीं पे लिखा। अब 7 वैसे लिख दिया। अब 4 के टेबल पढ़ें कि 24 आए, तो 4 6/24 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है। अब बेटा 7 में 6 ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, 13/24। तो ये हमने रूल पढ़ा है कि इसका एवरेज नंबर फाइंड करने के लिए हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 13 1s 13 एंड 24 2s क्या आ जाएगा, 48, क्लियर, समझ आ गई है। और यहाँ पर है इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो अब 3 और 4 के दरमियान के नंबर हमने फाइंड करने हैं ना, तो हमने क्या किया, 3 और 4 को प्लस किया तो आंसर आ गया 7। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर नीचे 2 भी आ रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं ना, जब हमने इनके नंबर्स फाइंड करने हैं तो इनको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो 7 1 ज़ा 7 और नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर डायरेक्ट किया है। क्लियर। इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो 7/2 को प्लस कर लेंगे 4 के साथ। ये 4 जो है ये सेकंड वैल्यू है, ठीक है। तो अब कॉमन नंबर हमने लेना है एलसीएम में, तो 2 नीचे लिखेंगे तो 7 वैसे ही। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कि 2 कहाँ पे आता है ना, तो 2 1 का टेबल पढ़ें 2 कहाँ पे आता है, तो 2 पे आएगा। तो 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो बेटा यहाँ पे 8 और 7 15 है, तो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। तो अगेन यहाँ पर नंबर फाइंड करने के लिए हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 15 1 ज़ा 15 आ गया। तो यहाँ पर पार्ट 3 आ गया बेटा हमारे पास। इन दोनों को पहले प्लस करें, प्लस करने के बाद जो है ये सेम वैल्यूज थी ना, तो एलसीएम लेंगे या वैसे डायरेक्ट भी इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो 3 और 4 7 हो गया, और 5 और 5 का सिंपल 1 टाइम 5 लिख देंगे, और इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 के साथ। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 5 2 ज़ा 10। इसी तरह आप इसका सेकेंड एवरेज नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी आज की वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है मेरी 9th क्लास की न्यू एडिशन बुक के ऊपर 2025 के ऊपर, और मेरा चैनल भी न्यू है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप तक ये कंप्लीट बुक के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें और बहुत सारा प्यार दें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।